कोलॉइडल स्टेट सरफेस केमिस्ट्री का आप इसे सेकंड पार्ट भी कह सकते हैं। ये कोलॉइडल स्टेट भी इसको बोला जाता है और इसको हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। सॉल्यूशन बोले या स्टेट बोले, वैसे सही मायने में तो ये स्टेट ही है, क्योंकि ये पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है। स्पेशली जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है। तो बच्चों अगर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए, आपने पढ़ा है कि जो भी सॉल्यूशन होता है कोलॉइडल, अगर सॉल्यूशन की हम बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि पार्टिकल साइज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसके लिए जो पार्टिकल साइज होता है, जो पार्टिकल साइज की रेंज है, वो है 1 nm टू 1000 nm। अब इसकी बच्चों और भी इसके और भी यूनिट्स हैं, जैसे कि मीटर में भी हम लोग पढ़ते हैं इसको, एंगस्ट्रॉम में भी पढ़ते हैं। आप कोई भी इसकी एक यूनिट याद कर लीजिएगा और बाद में जरूरत पड़े तो उसको कन्वर्ट करके चेक कर लीजिएगा, जो भी आपके एग्जाम में पूछता है ना। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए पार्टिकल की साइज क्या होता है, रेंज क्या होता है, 1 nm टू 1000 nm। ठीक है। अब कोई भी बच्चों सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, और एक हमारा होता है सस्पेंशन, और एक बच्चों हमारा होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसको सिंपली हम लोग कोलॉइड्स भी बोलते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन। तीनों सॉल्यूशन को बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकल साइज। ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन के लिए जो पार्टिकल साइज होता है वो होता है लेस देन 1 nm। कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए पार्टिकल साइज 1 nm टू 1000 nm। और सस्पेंशन के लिए कितना होता है बच्चों? तो ध्यान रखेंगे, सस्पेंशन के लिए पार्टिकल साइज मोर देन 1000 nm। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन होता है तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। आपको पता है सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस में होता है, सॉल्यूट हमेशा लेस क्वांटिटी में होता है। तो अगर हम बच्चों कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करें तो यहां पर जो सॉल्यूट है उसको बोला जाता है डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलते हैं? सबसे पहले कोलॉइडल सॉल्यूशन के दो टर्म हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो हमारे पास है, कोलॉइडल सॉल्यूशन के दो टर्म है बच्चों, कौन कौन से? एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज जो कि स्मॉल क्वांटिटी में होता है जिसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, और एक होता है डिस्पर्शन मीडियम। मीडियम मतलब जो सॉल्वेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज के बारे में बता देता हूँ। तो ये देखिए सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में भी देख सकते हैं। 3 टाइप्स के सॉल्यूशन है हमारे पास। कौन कौन से? द इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर एज फॉलोज। प्रॉपर्टी, नेचर। तो बच्चों ज्यादातर बच्चे गलती ये करते हैं कि वो सोचते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन भी होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है। तो ध्यान रखेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूनिफॉर्मली डिसॉल्व रहते हैं। सस्पेंशन में सॉलिड पार्टिकल्स बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉटम पे सेटल डाउन नहीं होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में। और ये याद रखेंगे आप लोग कि कोलॉइडल सॉल्यूशन आल्सो इन द कैटेगरी ऑफ हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। ठीक है। उसके बाद बच्चों पार्टिकल साइज मैंने आपको बता दिया, पॉइंट करके आपको इसको रखना है 1 nm टू 1000 nm। यहाँ पर मोर देन 1000 nm, यहाँ पर लेस देन 1000 nm। और उसके बाद यहाँ से ये जो सेपरेशन प्रॉपर्टी, ये तो इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशंस की, जिससे हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं फिजिकली, जिससे हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि हमारा सस्पेंशन है या कोलॉइडल सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले सेपरेशन देख लेते हैं। तो हम लोग ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो सस्पेंशन ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से पॉसिबल है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी पॉसिबल है, और कोलॉइडल सॉल्यूशन बच्चों पॉसिबल नहीं है सिंपल ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से। हालांकि हम इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेंगे, हम पढ़ेंगे भी आज के लेक्चर में। ट्रू सॉल्यूशन बच्चों किसी से पॉसिबल नहीं है, ना ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से, ना ही
ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से। उसके बाद प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स, तो ये सेटल अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी ये सेटल डाउन हो जाते हैं, ये सेटल ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर सेटल डाउन होते हैं, और ये डू नॉट सेटल डाउन। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो आप जिससे आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारा सोल्यूशन क्या है, किस कैटेगरी में आ रहा है। विजिबिलिटी की बात करें बच्चों, इनको आप नेकेड आइज से देख सकते हैं या फिर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इनको आप स्कैटरिंग के थ्रू देख सकते हैं, लाइट स्कैटरिंग के थ्रू इनको देख सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को, और इनको आप नहीं देख सकते, ट्रू सॉल्यूशंस को आप नहीं देख सकते हैं। अपीयरेंस की बात करें तो ये ओपेक होते हैं, ये जेंटली ट्रांसपेरेंट होते हैं, एंड दीज आर ऑलवेज ट्रांसपेरेंट। ठीक है। टिंडल इफेक्ट की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी जाता है, जेई वगैरह के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो बच्चों ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ये भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, और ट्रू सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते। डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल की बात करें तो डू नॉट डिफ्यूज, ये डिफ्यूज स्लोली एंड डिफ्यूज रैपिडली, एंड ब्राउनियन मोशन में शोज एंड नेग्लिजिबल। तो यहाँ पर बच्चों ब्राउनियन मोशन में हम देखेंगे कि ब्राउनियन मोशन किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे थे डिस्पर्सन फेज। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों। इस चैप्टर को बेसिकली अगर आप एनसीईआरटी से तैयार करें तो मुझे लगता है ज्यादा सही रहेगा। मैं भी आपको इसको एनसीईआरटी से कंटिन्यू करा देता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी इनफ है, इससे ज्यादा इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा वेटेज होता नहीं है, और एनसीईआरटी में जो डेटा लिखा है उतना इनफ होता है आपके लिए। तो बच्चों सबसे पहले आप डिस्पर्स फेज नोट कर लेंगे, नोट करिए। इट इज द component present in small proportion and is just like a solute and is just like a solute, just like a solute in a solution तो बच्चों जैसे कि बात करें हम इसका एग्जांपल सिल्वर इन वाटर। तो यहाँ पर सिल्वर क्या है बच्चों, सिल्वर आपका डिस्पर्स्ड फेज है। ठीक है। सेकंड टर्म जो आपको बहुत ज्यादा यूज होगा, क्योंकि सॉल्वेंट के बेसिस पर ही हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम क्या है बच्चों, तो लिखिए जरा यहाँ पर, इट इज जनरली component present in excess, and is just like a solvent in a solution फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, वाटर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। वाटर बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, आपको पता है। तो ये क्या हो गया आपका डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं, और उसके पहले मैं आपको ले चलता हूँ एनसीईआरटी में, कि एनसीईआरटी में आपको क्या चीजें देखनी है। तो आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कोलॉइड्स भी हम बोलते हैं इसे, कोलॉइडल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, अ कोलॉइड इज अ हेटेरोजेनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज dispersed phase as very fine particle in another substance called dispersion medium।
डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड अ कोलॉइड इज दैट ऑफ पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल साइज के बेसिस पर हम सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। Colloidal particles are larger than simple molecules but small enough to remain suspended. Their range of diameter is between 1 to 1000 nm, right? याद रखेंगे आप। उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो क्लासिफिकेशन हमें कैसे करना है बच्चों, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, मीडियम और फेज के आधार पे करना है, नेचर ऑफ इंटरेक्शन उसके बेसिस पर, एंड पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोलॉइडल सिस्टम हमारे कितने टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर ये हमारा पूरा एक टेबल दिया हुआ है। आपको बता दें बच्चों कि इस टेबल से सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हायर लेवल के नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। जेम स्टोन बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि जेम स्टोन एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको अगर आपने रीड नहीं किया है, आपके माइंड से स्लिप हो गया अगर ये एग्जाम्पल, तो जनरली आप एग्जाम में आइडिया नहीं लगा पाते कि ये भी एक सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन हो सकता है। तो बच्चों ये एक एग्जाम्पल है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड होता है और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पेंट, सेल, फ्लूइड्स, स्मोक, डस्ट, चीज, बटर, जेलीज, मिल्क, हेयर क्रीम, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के। तो इसको आप अच्छे से रीड कर लेंगे 2-3 बार और याद रखेंगे, ये बहुत काम आएगा आपके। ठीक है बच्चों। उसके बाद मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि वैसे तो कई सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन इसमें जेल, सोल और इमल्शन, ये 3 कैटेगरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों कैटेगरीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सोल क्या होता है बच्चों, सबसे पहले कैटेगरी है सॉल्स। सॉल्स होते हैं हमारे पास सॉलिड्स इन लिक्विड, जिसपे भी डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होता है और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होता है, उसको सॉल्स बोलते हैं। ठीक है। सेकंड हमारे पास होता है बच्चों जेल्स। जेल में क्या होता है, लिक्विड्स इन सॉलिड। डिस्पर्स्ड फेज क्या है बच्चों, सॉल्यूट क्या है, लिक्विड, और मीडियम क्या है यहां पर, सॉलिड। एंड थर्ड हमारे पास आता है इमल्शन। इमल्शंस ये क्या होता है बच्चों, लिक्विड्स इन लिक्विड। लिक्विड्स इन लिक्विड, हालांकि दोनों तरह के लिक्विड थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, मीडियम और फेस दोनों ही डिफरेंट टाइप के होते हैं, और इनसे मिलकर के जो सॉल्यूशन बनता है उसको डिस्पर्सन, उसको हम लोग इमल्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और बच्चों यहाँ पर ये जो सॉल है ये बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि ज्यादातर जो हम लोग पढ़ेंगे वो सॉलिड्स इन लिक्विड ही पढ़ेंगे। एंड बच्चों अगर मीडियम, जो डिस्पर्सन मीडियम है आपका, ये ध्यान रखेंगे, अगर डिस्पर्सन मीडियम हमारा, अगर डिस्पर्सन मीडियम हमारा वाटर होता है, वाटर होता है, तो बच्चों उस केस में हम लोग बोलते हैं, सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइड्रोसॉल। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोसॉल। और अगर डिस्पर्सन मीडियम हमारा अल्कोहल होता है, तो उस कंडीशन में हम सॉल को बोलते हैं एल्कोसॉल। एल्कोसॉल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 2 चीजें आप याद रखेंगे। यहां पर आप टेबल में देख सकते हैं हाइड्रोसॉल और एल्कोसॉल। तो ये एरियोसॉल वगैरह होता है जब हम लोग गैस के लिए लिखते हैं, तो ये इतना कॉमन नहीं है। ये यहां से आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें, आप इसको मार्क कर लीजिए अपनी बुक में, एनसीईआरटी में इसको मार्क कर लीजिए। और द सोल इज कॉल्ड एक्वासोल और हाइड्रोसोल अगर वाटर है आपका, और अल्कोहल के केस में हम इसको एल्कोसॉल बोलते हैं। तो ये इतनी चीजें आप मार्क कर लेंगे, इसको एक बार रीड कर लेंगे, तो आपको ये आगे समझ में आएगा चैप्टर में जहां पर भी ये टर्म्स यूज होंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। देखिए, कई बार क्या होता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करता है, मतलब जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं
लायोफिलिक सॉल्यूशन। ठीक है, मैं आपको दो चीजें बताता हूं कि इसका मतलब क्या है लायोफिलिक और लायोफोबिक का। तो बच्चों सबसे पहला टर्म आता है हमारा लायो। लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट, लायो का मतलब सॉल्वेंट, और फिलिक का मतलब अट्रैक्टिंग। फिलिक का मतलब क्या है बच्चों? अट्रैक्टिंग। फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्टिंग। और लायोफोबिक मतलब वाटर सॉल्वेंट रिपेलिंग। अगर आपसे कोई पूछता है कि लायोफिलिक लायोफोबिक का मतलब क्या है, तो लायोफोबिक आपका सॉल्वेंट रिपेलिंग। बच्चों बहुत सीधी सी बात है, जैसे आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो शुगर वाटर में डिसॉल्व होती है और एक ट्रू सॉल्यूशन बनाती है। ठीक है, रीजन क्या है? शुगर के पास में आपको स्ट्रक्चर पता होगा कि बहुत सारे OH ग्रुप्स होते हैं। ये OH ग्रुप्स वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। तो जो शुगर सॉल्यूशन होता है वो कैसा है? हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो solution in which solute particles attract solvent particles are called lyophilic solutions. अगर बच्चों सॉल्वेंट वाटर है तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं जब आपने मिसेल फॉर्मेशन पढ़ा था। ठीक है, if your solvent is water then we will use the term hydrophilic and hydrophobic. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा लायोफिलिक क्या होता है, और ये चीज हम लोग एनसीईआरटी से करते हैं तो क्योंकि हमें एनसीईआरटी ही पढ़नी है। देखिए लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या कह रहा है? द वर्ड लायोफिलिक मींस लिक्विड लविंग colloidal sols directly formed by mixing substances like gum, gelatin, starch, rubber, etc. देखिए गम, जिलेटिन, स्टार्च, इनको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं और ये सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग होते हैं, सॉल्वेंट लविंग होते हैं। विद अ सुटेबल लिक्विड द डिस्पर्सन मीडियम आर कॉल्ड लायोफिलिक सोल्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? देखिए मैं आपको यहां से इस पूरे चैप्टर को पकड़ने के लिए, ग्रैब करने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। आप उस कॉन्सेप्ट को, उस एक लाइन को अगर अपने माइंड में रख के चलेंगे तो आपको आगे ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। आपको लायोफिलिक और फोबिक को समझना है ढंग से, क्योंकि यही आगे आप इसी के बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि लायोफिलिक में सॉल्यूट सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आपको इतना पता चल गया कि अगर सॉल्यूट अट्रैक्ट कर रहा है तो वो लायोफिलिक होगा। उसके बाद क्या कह रहा है? एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज सोल्स आर दैट if the dispersion medium is separated from the dispersed phase, the sol can be reconstituted by simply mixing with the dispersion medium. This is why these sols are called reversible sols. तो बच्चों पहले तो आप ये सिंपल से ये लाइन याद रखेंगे कि जो लायोफिलिक होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। मतलब ये कि अगर किसी तरीके हम सॉल्वेंट को सॉल्यूट से इवेपोरेट कर दें बच्चों, तो जो सॉल्वेंट को अगर हम इवेपोरेट कर दें तो सॉल्यूट बचेगा हमारा, और अगर उस सॉल्यूट में हम फिर से सॉल्वेंट मिला दें तो अगेन हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब जिस क्या कहना क्या चाह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। एक सॉल्यूशन था लायोफिलिक सॉल्यूशन, आपने किसी तरीके से हीट करके आपने उसमें से सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर दिया। अब क्या बचा आपके पास? सॉल्यूट। अगर आप उसमें दोबारा सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो फिर से वही सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर ऐसा है तो वो क्या है? आपका लायोफिलिक कोलॉइड्स है। और लायोफिलिक कोलॉइड की ये प्रॉपर्टी होती है कि सॉल्वेंट ऐड करने पर दोबारा से सॉल्यूशन जनरेट हो जाता है। तो इसको हम लोग रिवर्सिबल बोलते हैं कि एक बार हमने सॉल्यूट सॉल्वेंट को अलग कर लिया, मिक्स किया, फिर से सॉल्यूशन बन गया। तो दीज आर कॉल्ड रिवर्सिबल सोल्स। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है? Furthermore, these sols are quite stable and cannot be easily coagulated as discussed later. देखिए बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, दिस वन। इसको मैं डिफरेंट कलर से कर देता हूं, रेड से। आप याद रखेंगे ये लाइन अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, जो लायोफिलिक टाइप के सॉल्यूशन होंगे वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबल क्यों होंगे बच्चों?
क्योंकि यहाँ पर जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करके रखते हैं, तो ये कभी एक दूसरे से अलग होना ही नहीं चाहते, इसलिए ये बहुत ज्यादा स्टेबल सॉल्यूशन बनाते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे बच्चों। अब आते हैं लायोफोबिक पे। तो लायोफोबिक में दो प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल नहीं होंगी, एक तो ये रिवर्सिबल नहीं होंगे, दूसरा स्टेबल नहीं होंगे। अच्छा, लायोफोबिक का मतलब क्या है? देखिए, आप इसमें कॉमन सेंस लगाइए। लायोफोबिक का मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो जब अट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो वह डिजोल्व क्यों होगा? वो तो अलग ही अलग दूर दूर भागेगा, है ना, क्योंकि वो सॉल्वेंट रिपेलिंग होता है, रिपेल करता है सॉल्वेंट को। तो कहता है जब अगर रिपेल कर रहा है तो भाई बनेगा नहीं। चलो जबरदस्ती कैसे ना कैसे करके हमने किसी स्पेशल टेक्निक से इसको बना लिया, लायोफोबिक को। लायोफोबिक को हमने किसी तरीके से बना लिया, तो बन तो जाएगा, किसी स्पेशल टेक्निक से बन तो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लायोफोबिक है, वो तो दूर भागना चाह रहा है। आपने उसको किसी स्पेशल टेक्निक से अगर बना भी दिया तो वो क्या करेगा? कुछ थोड़ा सा भी आप चेंज करेंगे, मतलब उसको आप शेक करेंगे या उसमें आप स्टर करेंगे या उसको हीट करेंगे या इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे, कुछ भी थोड़ा सा आप उसमें काम करेंगे, शेकिंग, हीटिंग और मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट समथिंग, कुछ भी करेंगे तो इसमें सेपरेशन हो जाएगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे कि एक तो ये लायोफोबिक कोलाइड्स इरिवर्सिबल होते हैं, दूसरा ये सॉल्वेंट रिपेलिंग होते हैं, सॉल्वेंट को अट्रैक्ट नहीं करते और स्टेबल नहीं होते। इनको स्टेबल होने के लिए किसी ना किसी एजेंट की जरूरत होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो चलिए इसको वर्ड टू वर्ड रीड कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? द वर्ड लायोफोबिक मीन्स लिक्विड हीटिंग सॉरी लिक्विड हीटिंग substances like metals, their sulfides etc. when simply mixed with the dispersion medium do not form a colloidal source। अगर हम किसी सॉल्यूट को, डिस्पर्स फेस को सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो सिंपली ये सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। देयर कोलाइडल सोर्स कैन बी, ध्यान से देखिए लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है, कि उसको बना सकते हैं, कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली बाय स्पेशल मेथड्स एज डिस्कस्ड लेटर। स्पेशल मेथड से उसको बना सकते हैं। सच सोल्स आर कॉल्ड लायोफोबिक सोल्स। दीज सोल्स आर रेडली प्रेसिपिटेटेड और कोएगुलेटेड ऑन द एडिशन ऑफ, देखिए बहुत जल्दी आप इसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, मतलब सॉलिड और सॉल्वेंट को बहुत इजीली अलग कर सकते हैं। कैसे? कौन कौन सी टेक्निक है, ध्यान देना है बच्चों, इनको आपको बिल्कुल याद रखना है। कौन सी टेक्निक है? ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जैसे एसिड हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, KCl, NaCl, सॉल्ट हो गए, है ना, कोई एसिड बेस या सॉल्ट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप डाल दीजिए। NaOH हो गया, KCl है, HCl है, NaCl है, H2SO4 है, इनमें से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर आप डालते हैं तो इनमें क्या होता है? कोएगुलेशन हो जाता है by heating or by shaking and hence are not stable. Further, once precipitated, they do not give back the colloidal source। अगर एक बार आपने प्रेसिपिटेट कर लिया, बना लिया बच्चों, तो दोबारा से ये सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। बाय सिंपल एडिशन ऑफ अ डिस्पर्सन मीडियम, अगर दोबारा से आप इसमें मीडियम डालेंगे तो इसमें दोबारा से सॉल्यूशन नहीं जनरेट होगा, सॉल्यूट अलग हो गया, अब वो अलग ही रहेगा। Hence, these salts are called irreversible salts. Lyophobic salts need stabilizing agents for their preservation। अगर आपको चाहते हैं कि सोल्यूशन हमारा एज इट इज बना रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे। एक तो ये इरिवर्सिबल है, दूसरा स्टेबल नहीं होते हैं, इनको स्पेशल टेक्निक से बनाते हैं, और इनको जरा सा कुछ ऐड करने पर या कोई सिंपल टेक्निक के थ्रू हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। एक वर्ड यहां पर आया बच्चों, कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल मीनिंग है इसका सेडिमेंटेशन या प्रेसिपिटेशन, या आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि हमने सॉल्यूशन में कुछ ऐड किया, कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया और सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठा हो गए। वो जो एग्रीगेशन हो रहा है, वो जो इकट्ठा हो रहे हैं सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स, उसी को बोलते हैं हम लोग कोएगुलेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। उसके बाद क्या आता है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स। ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है और इसको आप सिंपली बस पढ़ लेंगे एक बार। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, मल्टीमोलिकुलर का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और उनको हम एक जगह इकट्ठा करें, एग्रीगेट करें, जैसे छोटे छोटे एटम्स हैं हमारे पास, इनको हम इकट्ठा करें
तो हम देखते हैं कि एक बड़ा सा पार्टिकल बनता है, और ये जो पार्टिकल होता है इसका साइज क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल जितना साइज होता है। तो अगर छोटे छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल्स मिल करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और जो मॉलिक्यूल वो बना रहे हैं वो मॉलिक्यूल क्या है बच्चों, कोलाइडल पार्टिकल के साइज का है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। रीड कर लेंगे यहां से क्या लिखा हुआ है, on dissolution a large number of atoms or smaller molecules of a substance aggregate मतलब इकट्ठा होकर के, aggregate together to form species having size in the colloidal range. The species thus formed are called multimolecular colloid. For example, gold salt. Gold का solution, हाँ एग्जाम्पल इसके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आप याद रखेंगे। ये किसका एग्जाम्पल है, सल्फर का सोल जो होता है, सल्फर सोल और गोल्ड सोल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल है मल्टीमोलिकुलर क्लोराइड का, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, ये याद रखेंगे इसको। उसके बाद चलते हैं मैक्रोमोलिकुलर क्लोराइड। देखिए ये क्या है बच्चों, इसमें क्या होता है, कोई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है और उसको जब आप डिसॉल्व करते हैं तो वो चेंज हो जाता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं वो होते हैं कोलाइडल पार्टिकल की रेंज के, इसलिए वो बन जाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे कि स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन हो गया, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है। मैक्रो, मैक्रो वर्ड मतलब होता है बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा होता है और मैक्रो मतलब बड़ा। तो देखिए क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स इज इन अ सुटेबल सॉल्वेंट form solutions in which the size of the macromolecules may be in the colloidal range. Such system are called macromolecular colloids. These colloids are quite stable, बहुत stable होते हैं, ये बात आपके लिए important है, and resemble true solution in many respects. For example, naturally occurring macromolecules are starch, cellulose, protein. Example आपको याद रखना है, स्टेबल होते हैं और रिजेम्बलेंस शो करते हैं ट्रू सॉल्यूशन से। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो ये बच्चों मिसेल फॉर्मेशन है, ये वही है क्लास 10th वाला, और इसमें क्या होता है आपको 2-3 चीजें मैं बता देता हूँ। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि सोडियम स्टीयरेट, सोडियम पॉमेटेट जो सोप के लिए यूज होते हैं, तो उसमें एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है और लास्ट में एक आयनिक पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक फोबिक और हाइड्रोफिलिक 2 पार्ट्स होते हैं, मिसेल फॉर्म करते हैं एक जगह एग्रीगेट होकर के। तो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, देखिए आपने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कुछ इस तरीके से लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है यहाँ पर, एंड CO माइनस Na+, ये आपका आयनिक पार्ट होता है जिसको आप हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते थे। आई थिंक आपको याद आ गया होगा, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता था, और ये वाला यहाँ से आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट होता था। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये एसोसिएटेड कोलॉइड का मतलब क्या है, यहाँ पर कई सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह इकट्ठा होकर के ऐसे ऐसे देखिए एक जगह इकट्ठा होकर के ये एसोसिएट होकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि आपका होता है कोलाइडल पार्टिकल की रेंज का। ये देखिए अब ये जो मॉलिक्यूल बना ये है कोलाइडल पार्टिकल की रेंज का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटेड कोलॉइड। और क्लिनजिंग एक्शन वगैरह भी आपने पढ़ रखा होगा कि भाई एक ऑयल की हम ड्रॉप डालते हैं तो ये अगर ऑयल की या ग्रीस की ड्रॉप है तो इसमें जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, क्योंकि ये होता है ऑयल अट्रैक्टिंग, ऑयल और ग्रीस हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है, ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है ना उसमें डिजोल्व होते हैं, ठीक है। और अगर हम ऑयल की ड्रॉप डाल दें तो ये ऑर्गेनिक पार्ट जो है, ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, ये उसको डिजोल्व कर लेता है अपने में, तो यही क्लिनजिंग एक्शन की मैकेनिज्म होती है। उसके बाद बच्चों 2 चीजें हैं, एक टर्म इसमें यूज होगा CMC। CMC क्या है, CMC होता है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, मतलब अ मिनिमम नंबर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म एसोसिएटेड कोलॉइड। ये जो मिसेल बन रहा है, इस मिसेल को बनने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं उसको बोलते हैं, वही मिनिमम कंसंट्रेशन क्या होता है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, ठीक है। और एक इसमें टर्म यूज होगा बच्चों क्राफ्ट टेम्परेचर। तो क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर अबव विच मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। जिस टेम्परेचर के ऊपर, मतलब आप बहुत ज्यादा ठंडा कर देंगे तो मिसेल फॉर्मेशन नहीं होगा, थोड़ा सा अगर गर्म करेंगे तो मिसेल फॉर्मेशन अच्छे से होगा, ठीक है।
तो ये दो टर्म आपके लिए नए होंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, ये देखिए, ये इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इतना पार्ट क्या कह रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स टेक्स प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर एंड अबव a particular concentration called a critical missile concentration. On dilution, these colloids revert back to individual ions. तो अगर आप डायल्यूशन बढ़ाएंगे तो वापस से ये इंडिविजुअल आयंस में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद ये पोर्शन आप रीड कर लेंगे, सारा वही 10th वाला पोर्शन है, सोडियम स्टीरेट, सोडियम फॉर्मेटेड। ये फिगर आप पहले भी देख चुके हैं क्लास 10th में। एंड उसके बाद हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पार्ट, नथिंग न्यू टू यू। एंड ये आपका मिसेल हो गया, मिसेल फॉर्मेशन, आयनिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट। उसके बाद ये जो मैकेनिज्म है क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एक बार आप इसको रीड कर लेंगे, इसमें कुछ नया नहीं है। और ये बाय द वे मैं आपको बताऊं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है सरफेस केमिस्ट्री की बेसिस पे, क्योंकि ये यहाँ पर पूछा नहीं जाता, क्योंकि ये क्लास 10th का पार्ट है। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम लोग एंटर कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स पे, कि कोलॉइड्स को बनाया कैसे जाएगा। तो केमिकल मेथड में क्या है बच्चों, मैं आपको बता दूं, केमिकल मेथड की जो रिएक्शंस हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनको एज इट इज लर्न कर लेना है, सिर्फ रट लीजिए। इसमें से कुछ आपके काम का नहीं है, ये डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन और ये जो दिया हुआ है एज इट इज इसको याद कर लेंगे आप लोग। इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सिर्फ रट लीजिए। हाँ, यहां से आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखिए, ब्रेडिक्स आर्क मेथड ये पूछा जाता है। तो ब्रेडिक्स आर्क मेथड में क्या है, गोल्ड और सिल्वर और प्लेटिनम के सोल जनरली इस मेथड से बनाए जाते हैं। और इसमें क्या है बच्चों, देखिए, ये हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है यहाँ पर कंटेनर में, ब्लू कलर का जो आपको लाइट ब्लू दिख रहा है। ये जो रेड रॉड्स हैं, ये सिल्वर की रॉड है या प्लेटिनम या गोल्ड की रॉड है। ये इनको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद जब हम इसको यहाँ पर टच करते हैं तो स्पार्क होता है और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है बच्चों, जिसकी वजह से क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स मेटल के टूट करके वेपराइज होते हैं पहले तो हीट की वजह से, और छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो जो वेपर निकलती है यहाँ से, वो कंडेंस होकर के इस लिक्विड में पर्टिकुलर मेटल का सोल डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इन दिस मेथड इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक between electrodes of the metals immersed in a dispersion medium. The intense heat produced vaporizes the metal, which then condense to form particles of colloidal size. ठीक है बच्चों, तो ये मेथड आप याद रखेंगे। कई बार वो पूछ देता है कि ये ब्रेडिक्स आर्क मेथड किसके लिए यूज होता है, तो प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इस चैप्टर का बहुत ज्यादा यूज होने वाला टर्म, जो अभी आगे आपको बहुत यूज होगा, पेप्टाइजेशन। देखिए, पेप्टाइजेशन क्या है, ये टर्म बच्चों बहुत यूज होगा, इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप। देखिए, पेप्टाइजेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशन। मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रेसिपिटेट था, तो अगर आपके पास सैंड सॉल्यूशन है और उसमें नीचे प्रेसिपिटेशन हो गया है, यहाँ पर आपके सॉल्यूशन में यहाँ पर नीचे सैंड बैठ गई, तो आप क्या करेंगे, इसको एक स्टिक लेंगे और इसको आप स्टर कर देंगे, तो ये वापस से सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। सारे के सारा सॉल्यूट वापस से सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो कहता है कि प्रेसिपिटेट को आपको बनाना है, कन्वर्ट करना है सॉल्यूशन में, प्रेसिपिटेट टू सॉल्यूशन। और इस प्रोसेस को, इस मेथड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन बच्चों, एक चीज आपको अभी बता दूं, सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट बनाने को बोलते हैं कोएगुलेशन, और दोनों के लिए ही स्पेशल टेक्निक्स का यूज होता है। कई बार हम केमिकल मेथड भी यूज करते हैं, फिजिकल मेथड भी यूज करते हैं, केमिकल मेथड भी यूज करते हैं। प्रेसिपिट, ये याद रखेंगे, ये दोनों टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रेसिपिटेशन टू सोल्यूशन क्या बोलेंगे, पेप्टाइजेशन, और सोल्यूशन टू प्रेसिपिटेशन क्या बोलेंगे, कोएगुलेशन। ठीक है, अब देखिए, कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, प्रेसिपिटेशन, सबका एक ही मीनिंग है। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे पे हम लोग सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। तो कहता है बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्शन मीडियम,
शेक कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हाँ जी, देखो बच्चों, हम अगर प्रेसिपिटेट में थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट मिला दें, NaCl, KCl, HCl, H2SO4, कोई भी सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट मिला दे, NaOH, KOH, LiOH, तो और उसके बाद उसको शेक करें, तो क्या होता है, वापस से सोल्यूशन बन जाता है। क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, पेप्टाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, दिस मेथड इज अप्लाइड जनरली टू कन्वर्ट अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू अ कोलाइडल सोल ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन। देखिए बहुत ही गजब की लाइन, यहां से कॉन्सेप्ट आपको समझना है। क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट absorbs one of the ions of the electrolyte on its surface. This causes the development of positive or negative charge on precipitates, which ultimately break up into smaller particles of the size of the colloid. मेरे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आगे पूरे इस चैप्टर को समझने में काम आएगी। मैंने इसका कलर चेंज किया हुआ है, आप लोग इसको पहले तो अपनी एनसीईआरटी में मार्क करेंगे इन लाइंस को, और फिर मेरे साथ समझेंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। आइए ध्यान से देखिए, बहुत बेसिक सी मैकेनिज्म है। हमारे पास एक सॉल्यूशन था, मैं कंटेनर थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ। ये हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स बच्चों, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स है। मैं ज्यादा नहीं बना रहा हूं क्योंकि मुझे आपको इसको, और आपने इसमें KCl डाल दिया, KCl डाल दिया। अब आपको पता है K+ और Cl- होता है ना, वाटर में डालेंगे। सपोज ये वाटर है, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है इसमें वाटर है, सॉल्वेंट। तो बच्चों ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं जो ये मैंने बनाए हुए हैं, ये सब सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, और ये सेडिमेंटेशन हो गया, ये बॉटम पे सेटल हो गया। तो होता क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना, होता क्या है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है ना, ये क्या करते हैं, किसी एक टाइप के, यहाँ पे दो टाइप के आयंस हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ये क्या करते हैं, किसी एक टाइप के आयंस को एड्सॉर्ब कर लेते हैं, अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लेते हैं, इस तरह से एड्सॉर्ब। अब ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के ही आयंस को एड्सॉर्ब करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, अगर किसी पार्टिकल ने नेगेटिव आयन को एड्सॉर्ब कर लिया तो आप कैसे कह सकते हो कि अगर सपोज 50 करोड़ मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट के, तो 50 करोड़ में से क्या सारे के सारे पॉजिटिव को ही एड्सॉर्ब करेंगे, कोई नेगेटिव को करेगा ही नहीं। तो अरे भैया, अगर 10-20 मॉलिक्यूल में नेगेटिव आयन भी आकर के चिपक गए तो उससे होगा क्या, उससे तो कुछ होगा ही नहीं ना। मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल में जो चार्ज है वही रिस्पॉन्सिबल होगा पूरे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के लिए, और ये जो काउंटर आयन होगा, जो नेगेटिव आयन या जो पॉजिटिव आयन आपके पास बचेगा, उसका भी बहुत बड़ा रोल है, आगे हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होता है, देखिए मैकेनिज्म क्या है, साइंस क्या कहती है, साइंस कहती है कि जो प्रेसिपिटेट बना हुआ था, जब आपने उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाया और इलेक्ट्रोलाइट मिला के इसको जोर से खूब खूब तेज आपने इसको शेक कर दिया, देन क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, और जब ये रिपेल करेंगे बच्चों, तो क्या होगा कि ये पूरे सॉल्यूशन में, थ्रू आउट द सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब ये एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, एग्रीगेट नहीं हो सकते, कोएगुलेट नहीं हो सकते, इनका प्रेसिपिटेशन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इन सभी में पॉजिटिव चार्ज है मेरे बच्चों, और अब अगर ये पास पास आएंगे तो स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगेगा इनमें, और देखिए दे विल बी नाउ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। Your precipitate will convert into solution by adding a small amount of electrolyte and after shaking. बात समझ में आ रही है? तो ये सबसे बड़ी मैकेनिज्म है। अब ऐसा नहीं है कि केवल पॉजिटिव को करेंगे बच्चों, हो सकता है कि कोई दूसरा सोल लें आप, उसमें KCl डालें, तो हो सकता है वो Cl- को अपने में एब्जॉर्ब कर ले। कौन किसको करेगा ये भी हम आगे पढ़ेंगे, कौन पॉजिटिव सोल बनाएगा, कौन नेगेटिव सोल बनाएगा, ये भी पढ़ेंगे, ये भी हमारे सिलेबस में आगे पढ़ना है, टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिलहाल आप इतना समझेंगे कि जो प्रेसिपिटेट होता है उसमें जो सोल्यूट के आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो सॉल्वेंट, वो इलेक्ट्रोलाइट से किसी एक पर्टिकुलर आयन को अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने सरफेस पे,
और सारे के सारे मॉलिक्यूल सेम चार्ज के हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब उसको हम शेक करते हैं तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन एंड योर सॉल्यूशन विल बिकम स्टेबल, राइट। तो दिस इज द मैकेनिज्म। अब आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो देखिए ये क्या है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई अगर हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन में कोई इम्प्योरिटी है तो उसको हम कैसे दूर करें। तो इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए बच्चों आप इसको रीड करेंगे, ये सारा डेटा मैं आपको ऐसे जनरली पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायलिसिस का। डायलिसिस क्या है, कुछ नहीं है बच्चों, सिंपल सी टेक्निक है जिसमें हम एक फिल्टर पेपर लगा करके कोलॉइडल सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेते हैं। जो इम्प्योरिटीज होती हैं बाहर निकल जाती हैं और जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर रह जाते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो हम फिल्टर पेपर लेते हैं वो एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन होती है, पार्चमेंट पेपर हो गया या एक स्पेशल सेलोफेन मेम्ब्रेन हो गई, या स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन होता है जो सिर्फ और सिर्फ इम्प्योरिटीज को ही पास होने देता है, कोलॉइडल पार्टिकल्स को रोक लेता है। तो एक सिंपल सी फिल्ट्रेशन टेक्निक है जिसको आप डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम अ कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ diffusion through a suitable membrane. Since particles, ions or smaller molecules in a true solution can pass through animal membrane or parchment paper or cellophane sheet, but not the colloidal particles. Colloidal particles pass नहीं होते बच्चों। The membrane can be used for dialysis. Dialysis मतलब फिल्टर करने के लिए। The apparatus used for the purpose is called dialyzer. ये dialyzer आपका है। यहाँ पर हम क्रिस्टलॉइड को सेपरेट कर रहे हैं कोलॉइड से। क्रिस्टलॉइड क्या है बच्चों, देखिए क्रिस्टलॉइड वैसे तो पढ़ने वाली चीज है लेकिन आपके सिलेबस में ज्यादा है नहीं, इसलिए आपको आप ऐसे समझ लो, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो सॉल्ट आयंस होते हैं, सॉल्ट के आयंस या कोई जैसे कि HCl की इम्प्योरिटी है, NaCl की इम्प्योरिटी है थोड़ी बहुत, है ना ट्रेसेस में, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, डायलिसिस कर लेते हैं। और डायलिसिस बच्चों ओवर भी नहीं करना होता, ऐसा नहीं कि आप डायलिसिस बहुत ज्यादा कर दो, उससे भी सोल्यूशन खराब हो जाता है हमारा। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए पर्टिकुलर चीजें फिक्स होती हैं, ठीक है। अगर आप ओवर डायलिसिस कर दोगे ना तब भी प्रेसिपिटेशन हो जाता है, कोएगुलेशन हो जाता है, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है, कुछ भी डिफरेंस नहीं बच्चों। डायलिसिस के प्रोसेस को अगर आप इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करेंगे, यहाँ पे आपने कैथोड और एनोड लगा दिया, आप ये देख सकते हैं, तो यही आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस हो गया। अब क्यों करते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, क्योंकि जो डायलिसिस का प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है, और अगर आप इसको इलेक्ट्रोडायलिसिस कराएंगे तो प्रोसेस फास्ट हो जाता है, रैपिड हो जाता है वो फास्ट, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ऑर्डिनरीली द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज क्वाइट स्लो, इट कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आप इसको रीड कर लेंगे, बहुत सिंपल सी टेक्निक है ये। उसके बाद आता है आपका बच्चों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो जैसे कि अभी हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे थे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, स्पेशल टाइप के हम लोग फिल्टर पेपर डिजाइन करते हैं और उससे हम लोग कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलॉइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड सुटेबल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स। स्पेशल टाइप के फिल्टर पेपर्स डिजाइन करते हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से हम लोग इजिली, जैसा हमारा कोलॉइडल सोल्यूशन होता है, जैसे इम्प्योरिटीज होती है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है, फिल्टर पेपर को स्पेशली बनाया जाता है एंड उसके बाद हम उससे फिल्टर कर लेते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक बड़ी स्पेसिफिक टेक्निक है, इससे हम लोग बहुत इजिली बहुत अच्छे से ये कह सकते हैं हाई परफॉर्मेंस के साथ फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। जैसे आप इसको रीड करेंगे कि विच आर परमेबल टू ऑल सब्सटेंसेस एक्सेप्ट द कोलॉइडल पार्टिकल्स, कोलॉइडल पार्टिकल्स को छोड़ करके बाकी सारे सब्सटेंसेस को ये पास होने देते हैं इजिली, ठीक है। और ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके पोर्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, तो इसलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बच्चों। इसको आप रीड करेंगे, कुछ खास नहीं है इसमें। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अब बच्चों सॉल्यूशन चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पर केवल आपको इतना याद रखना है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स बीइंग बिगर aggregates the number of particles in colloidal solution is comparatively small as compared to true solution। बच्चों देखिए ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं
जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं इनमें क्या होता है, एग्रीगेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, तो इसलिए जो टोटल नंबर होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स के वो कम होते हैं एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। तो बच्चों जो सॉल्यूशन है उसमें अगर नंबर कम है तो आपको पता है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर पर ही चलती है सारी, है ना। तो अगर नंबर कम होगा तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी कम होगी। तो देखिए लिखा हुआ है आर ऑफ स्मॉलर ऑर्डर एज कंपेयर टू वैल्यू शोन बाय द ट्रू सॉल्यूशन एट सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो सेम कॉन्सेंट्रेशन के अगर दो सॉल्यूशन ले लें, एक कोलाइडल सॉल्यूशन एक ट्रू सॉल्यूशन, तो जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी वो ट्रू सॉल्यूशन के लिए ज्यादा होगी और कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए कम होगी। ये लाइन आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी टिंडल इफेक्ट बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट देते हैं। देखते कहां से हैं, देखिए ये जो लाइट पास हो रही है उसके जस्ट परपेंडिकुलर ऊपर से देखते हैं हम लोग 90 डिग्री से, ठीक है। और इसको आप यहां से पढ़ लेंगे, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। क्या, the Tyndall effect is due to the fact that collider particles scatter light in all directions in space. The scattering of light illuminates the path of beam in a collider dispersion. और बच्चों ये इतना पोर्शन जेई और नीट में भी पूछा जा चुका है, मेंस वगैरह के एग्जाम में भी, तो इसको भी आप पढ़ लेंगे। क्या कह रहा है ये देखिए, ये कह रहा है Tyndall effect can be observed during a projection of picture in the cinema hall due to scattering of light by dust and smoke particles present there. तो डस्ट एंड स्मोक की वजह से स्कैटरिंग होती है, तो टिंडल इफेक्ट हमें वहां पे मिलता है। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब ये दो कंडीशंस बच्चों आपको याद रखनी है, ये दो कंडीशन डायरेक्ट पूछी जाती है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे दोनों को। क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट टू मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो डायमीटर बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, है ना। सेकंड क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, ये सिर्फ याद करना, रट्टा लगाना है इसका, इस पे बहुत ज्यादा पीएचडी करने की कोशिश मत कीजिए आप लोग, ठीक है। जिस चैप्टर का जितना वेटेज है, जिस टॉपिक का जितना वेटेज है, उसको उतना ही टाइम देना चाहिए मेरे ख्याल से, और उतना ही उसमें आपको अंदर जाने की जरूरत है, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे अच्छे लगे, मैंने आपको ये बता दिया, जो पूछे जाते हैं मोस्टली। उसके बाद ये चीजें आप पढ़ लेंगे, बेसिक सी चीज है कि एक एक्सपेरिमेंट है जिग्मोंडी का एंड टिंडल का, कि माइक्रोस्कोप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। कलर की बात करें बच्चों, देखिए कलर कुछ स्पेसिफिक चीजों पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ वगैरह पे। कलर एक बार आप रीड कर लीजिए, क्या लिखा हुआ है, द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्सन पार्टिकल्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है, हालांकि अभी तक तो शायद ये नहीं पूछा गया अभी रिसेंट ईयर्स में, लेकिन मे भी आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकता है, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट फर्दर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द नेचर ऑफ द पार्टिकल। तो वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगी, साइज एंड नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। द कलर ऑफ कोलाइडल सोर्स आल्सो चेंजेस विद द मैनर इन विच द ऑब्जर्वर रिसीव द लाइट। हाँ जी, ये अच्छी चीज मुझे लगी, जब मैं इसको पढ़ाता हूं तो मुझे इस लाइन पे थोड़ा सा ज्यादा मजा आता है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप ट्रांसमिटेड लाइट को ऑब्जर्व करेंगे तो कलर दूसरा मिलेगा, और अगर आप रिफ्लेक्टेड लाइट को देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे तो कलर आपको दूसरा मिलेगा। देखिए ये इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें मैजिकल है ये। द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर अपीयर्स ब्लू when viewed by a reflected light, अगर आप रिफ्लेक्टेड लाइट को देख रहे हैं, एंड रेड when viewed by द ट्रांसमिटेड लाइट। आज अगर आप ट्रांसमिटेड लाइट को देख रहे हैं तो ये आपको रेड दिखेगा, और रिफ्लेक्टेड को देख रहे हैं तो ब्लू दिखेगा। फाइनेस्ट गोल्ड सोल इज रेड इन कलर, as the size of particles increases it appears purple then blue and then finally golden। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है, एटलीस्ट आप ये मिल्क वाला एग्जांपल तो याद ही रखें, मुझे लगता है शायद कभी पूछ भी सकता है आपसे ये। एंड ब्राउनियन मोशन बच्चों, जिगजैग मोशन को ब्राउनियन मोशन कहते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इस चीज को। एंड बहुत सिंपल सी चीज है कि जो जिगजैग मोशन होता है, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स या कोई भी डस्ट स्मोक के या जो भी डस्ट वगैरह के सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं किसी वाटर वगैरह में, तो आपको पता है कि वो जिगजैग मोशन करते रहते हैं, तो उसी मोशन को हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं, और कोलाइडल पार्टिकल में ब्राउनियन मोशन होता है, ठीक है। और बच्चों एक चीज ये आप याद रखेंगे, ये देखिए ये लाइन
क्या कह रहा है? द ब्राउनियन मूवमेंट हैज अ स्टरिंग इफेक्ट, मतलब वो एक तरीके से बहुत धीरे धीरे स्टर करता रहता है, उसको ऐसे चलाता रहता है पूरे सॉल्यूशन को, which does not permit the particles to settle down and thus is responsible for the stability of soil. मैं जब अभी आपको टेबल पढ़ा रहा था पीछे, जब प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था कि ब्राउनियन मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ सोल। ये बहुत अच्छी चीज है, इसको आप सिंपल रीड कर लेंगे, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं जो आपको इसमें प्रॉब्लम करे, बहुत सिंपल सी चीज है, इसको आप रीड कर लेंगे। और बच्चों यहां से देखिए, अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें से टिंडल इफेक्ट से जेई में क्वेश्चन आता है, और थोड़ा सा कई बार सीएमसी वगैरह पूछ लेता है, लायोफोबिक लायोफिलिक वगैरह पूछ लेता है, कोलोइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल पूछ लेता है, वही जेमस्टोन वगैरह ये सब। लेकिन कोलाइडल में दो पोर्शन है, एक पोर्शन जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया, और एक पोर्शन, ये पोर्शन मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहां से चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे के 3 पेजेस मैं आपको बता दूं, इसके आगे के 3 पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यहीं से जनरली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और जितने भी हायर एग्जाम्स में हैं वहां पर भी इसी से क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स।